हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, किया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। आपको याद है क्या होमवर्क दिया था? यस सर। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए ना बेटा। यस सर। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये उनको डिस्कस करते हैं ना। अच्छा, बताओगे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या किया आप लोगों ने? सर डी ऑप्शन। बी ऑप्शन। सर डी लास्ट वाला ऑप्शन। डी, वेरी गुड। अरे बाकी सब लोगों के समझ में आ गया ये? यस सर। वेरी गुड। यस सर। हम इसमें क्या करेंगे, अगर हमें वैल्यूज गिवन हो तो हम उन वैल्यूज को लो टू हाई उनको हम मेंशन कर लेंगे, लिख लेंगे। जैसा कि मैंने आपको याद करवाया था, लिथियम से फ्लोरीन तक लो एसआरपी से मिनिमम से मैक्सिमम एसआरपी तक। आप भी यहाँ पर इनको उसी तरीके से ऑर्डर में अरेंज कर लोगे। तो यहाँ पर पहले दिया हुआ है, सबसे जो कम है वो किसका है? -2.50। और किसका है बेटा? ये बी का है ना, ये सबसे कम है। उसके बाद थोड़ा ज्यादा है, वो ये है, वो किसका है? सी का। तो सी का हो जाएगा प्लस में 0.50 और सबसे ज्यादा है ए। कितना है? 0.68। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। और मैंने आपको बताया हुआ है कि रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होता है, कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, या हम ये कह दें कि जो हमने ऑर्डर आप लिखवाया था लिथियम टू फ्लोरीन, तो जब हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ चलते हैं तो रिड्यूसिंग पावर कम होती है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, एसआरपी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इनवर्सली होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिड्यूसिंग पावर आप जब बी से ए की तरफ जाओगे तो डिक्रीज होगी। इज दैट क्लियर? तो सबसे मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी? बी की, क्योंकि सबसे कम इसका एसआरपी है। एनी प्रॉब्लम बेटा? नो सर। नो सर। अब आप लोगों में से कुछ लोगों के सामने प्रॉब्लम आ सकती है कि सर इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी एसआरपी वर्ड यूज नहीं किया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वर्ड यूज नहीं किया है, इसने सिर्फ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा है। तो मैंने आपको बताया था ये आईयूपैक कन्वेंशन है, जब तक मेंशन नहीं हो कि वो कौन सा पोटेंशियल है तो हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लेकर चलते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। इट इज समथिंग लाइक, जैसे किसी नंबर के आगे प्लस साइन लगा हो या ना लगा हो, हम प्लस की मानते हैं पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होगी तो उसे साइन लगाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है तो हम उसको केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल देते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। और यस अगर सर। उसने मेंशन किया है तो कोई बात ही नहीं है।
तो इसी तरह से अगर आप इसमें सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो, तो जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, उसमें देखो एसआरपी दिया हुआ है, और एसआरपी में वही इसने पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा। तो मैंने क्या कहा था, रिड्यूसिंग पावर के लिए हम एसआरपी का इनवर्सली देखते हैं, सबसे कम, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखनी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था आपको मैंने बेटा। Yes, sir. तो इसका मतलब यहाँ पे एसआरपी सबसे ज्यादा जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और सबसे ज्यादा एसआरपी का मतलब हो गया कि जिसकी नेगेटिव में अगर वैल्यू हो तो सबसे कम होनी चाहिए। आप देखोगे नेगेटिव में सबसे कम वैल्यू इसकी है, मतलब ये मैक्सिमम एसआरपी है। अगर ये मैक्सिमम आपका एसआरपी किसका है, मैग्नीशियम के लिए है ना बेटा। Yes, Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब मैग्नीशियम जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की बात करें तो 34 में भी आप देखो, उसने पूछा है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हो गया कि एसआरपी का इनवर्सली, मतलब जिसका एसआरपी सबसे कम होगा, है ना बेटा। Yes, sir. और यहाँ पे एसआरपी सबसे कम का मतलब नेगेटिव में मैक्सिमम, तो यहाँ पर नेगेटिव में मैक्सिमम किसका है बेटा, Magnesium. मैग्नीशियम। वेरी गुड, तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। अगर आप इसके आगे देखो 35 क्वेश्चन, तो इसके ऑप्शन नहीं दिए मैंने आपको, बस आपको यहाँ निकालना है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सेम वही कहानी, इसका मतलब जिसका एसआरपी मिनिमम हो। सबसे कम एसआरपी किसका है बेटा, Zinc. वेरी गुड, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम बात करते हैं इसके आगे 38 क्वेश्चन में, आप यहाँ देखो तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। इसने पूछा है वो कौन सा एलिमेंट है जो एक को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करे। कंपाउंड में से डिस्प्लेस करेगा मतलब वो इस ए से ऊपर होना चाहिए, है ना बेटा, या यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए से पहले होना चाहिए एलिमेंट, हमारी सीरीज के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई बेटा। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, जैसे आपको मैंने याद हो आपको बताया था कि जिंक जो होता है वो कॉपर के कंपाउंड मतलब कॉपर सल्फेट में से अलग कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तभी तो रिएक्शन होती है इस तरह से। तो अगर आप इसको देखो तो इसमें क्या था, कॉपर को अगर मुझे डिस्प्लेस करना है कॉपर के कंपाउंड दैट इज कॉपर सल्फेट में से, तो जिंक को कॉपर से पहले आना चाहिए जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सके। तो कॉपर से पहले जिंक आता है सीरीज में, हमें पता है। इसी तरह से अगर मुझे ए को ए के कंपाउंड में से अलग करना है तो जिस एलिमेंट से मैं अलग करना चाहता हूँ वो एलिमेंट उस ए से पहले आना चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा। Yes, sir. Yes, sir. और ए से पहले आने का मतलब है कि उसका एसआरपी जो है वो कम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो शुड बी लेस देन, है ना। बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, तो sir. बताओ बेटा, अगर मुझे ए को डिस्प्लेस करना है तो मुझे ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा बी सी डी में से जिसका एसआरपी ए से कम हो। किसका है ए से कम, So D. डी। वेरी गुड, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। ए से कम है, माइनस में ज्यादा जो होता है, जितना है माइनस में इंक्रीज हो रहा है मतलब वो कम हो रहा है नेगेटिव में। इज दैट क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. अब इन्होंने कहा है जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस फॉलोइंग आयंस फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन जैसे मैंने यहाँ लिया कॉपर सल्फेट का, इसमें से जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। वो ये पूछना चाह रहे हैं किसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो किसको नहीं कर पाएगा, जो इससे जिंक से पहले आ रहा होगा, है ना बेटा। Yes, sir. क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो पहले आता है वो बाद वाले को डिस्प्लेस कर रहा है ना बेटा। Yes, sir. ओके। तो इसका मतलब इस जिंक से पहले कौन आता है, सोडियम। Sodium. ऐसे ही इन्होंने कहा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल लिबरेट
Br2 फ्रॉम KBr। अब KBr में से Br2 को लिबरेट कौन करेगा? आप इसको ऑक्सीडेशन स्टेट से भी चेक कर लिया करो। KBr में Br-1 में है और Br2 जो है वो आपका 0 स्टेट में है। KBr से Br2 निकलने का मतलब है कि Br- अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना बेटा? और अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले सकता है? जो इसके बाद में आए। जो पहले आता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जो बाद में आता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. मैं आपको हर तरह से समझा चुका हूँ, इस बात को इस तरह से आप नोट कर सकते हो। ये बात ऑलवेज ट्रू है कि जो पहले आता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बाद वाला इलेक्ट्रॉन लेता है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. तो इस ब्रोमीन के बाद में कौन आता है बेटा? सीरीज के अकॉर्डिंग लिखवाया मैंने आपको, Chlorine. 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 वेरी 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 गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ऐसे यहाँ पे देखो, इसने कहा है, इसने कॉपर की स्पून है जो उसने फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप की है। कॉपर की स्पून को डिप किया गया है फेरस में, Fe2+ में डिप किया गया है। ठीक है ना? हम लोग जानते हैं कि जो आयरन है वो कॉपर से पहले आता है ना बेटा? Yes, sir. तो अगर आयरन कॉपर से पहले आता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो ऐसे होना चाहिए था, बट मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लेती नहीं है। न्यूट्रल, वो तो कैटायन बनाती नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगी नहीं, है ना? और ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो ये और इलेक्ट्रॉन आगे देगा नहीं। मतलब क्या हो गया कि ये ट्रांसफर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो जिसको देना चाहिए, जो पहले आ रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और जिसको जो बाद में आ रहा है, जिसको लेना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता क्योंकि मेटल है, वो नेगेटिव आयंस नहीं बनाती। इलेक्ट्रॉन लेके या तो न्यूट्रल होती हैं या ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कैटायंस बनाती हैं। इज दैट क्लियर बेटा? Sir. इसका मतलब उस फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की स्पून ऐसे ही पड़ी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ऐसे अगर आप 42 को देखो तो 42 में देखो, वाटर जो होता है वो क्या होता है? H+OH- ऐसे होता है ना वाटर में, H+ स्टेट में होता है ना, और H2 गैस में 0 स्टेट में, ऑक्सीजन स्टेट में। तो ये प्लस से 0 में आ रहा है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि वे सारे मेटल्स जो वाटर से पहले आ रहे हैं, जो H से पहले आ रहे हैं, वे अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे वाटर को और वो H2 गैस बन जाएगी। लेकिन जो बाद में आ रहे होंगे वो तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो तो देते नहीं है ना? जो जो बाद में आएगा उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना बेटा? Yes, sir. तो ऐसी मेटल जो H के बाद में आएगी वो इलेक्ट्रॉन नेचर के अकॉर्डिंग उसे चाहिए, इसलिए वो देगी नहीं। जब नहीं देगी तो H+ से H2 नहीं बनेगा, है ना? Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि H के बाद में आने वाली मेटल्स हैं, वे इस रिएक्शन को शो नहीं करेंगी। और H के बाद में कौन सी आती है इनमें जो लिखी हुई है 4 ऑप्शन, इनमें आपके सीरीज के अकॉर्डिंग? Mercury. वेरी गुड, मरकरी। तो आंसर क्या हो गया? ये। तो आपने क्वेश्चंस ट्राई किए थे तो सारे आंसर आपके मैंने बता दिए, मैच हो गए सारे बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब आपके क्लियर हो गया कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज कैसे कैसे कर सकते हैं? Yes, sir. मैंने और भी Ye- यूजेस बताए थे आपको। हम अगर 2 सेल हो डिफरेंट डिफरेंट, अगर हमें पता हो सीरीज का ऑर्डर, तो हम उनके ईएमएफ को भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ईएमएफ होता क्या है? उन दोनों के ही पोटेंशियल्स का डिफरेंस होता है, कैथोड माइनस एनोड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। और जब दो हम कपल कोई से भी सिलेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोड और सीरीज के अकॉर्डिंग, तो उनमें एनोड कौन होता है, कैथोड कौन होता है, ये बता दिया मैंने आपको। जो पहले आता है सीरीज में, मैंने जो आपको ऑर्डर लिखवाया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। तो मेरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा वो एनोड और जो बाद में आएगा वो कैथोड। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. तो कैथोड का अगर मुझे पोटेंशियल दिया हुआ है तो मैं उसमें से
एनोड के पोटेंशियल को माइनस कर दूंगा, जो आएगा डिफरेंस उसको मैं सेल का सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल बोलूंगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और वो अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में गिवन है वैल्यूज मुझे, तो उसको मैं स्टैंडर्ड ईएमएफ बोल दूंगा, ई नॉट ऑफ सेल। चलो अब टॉपिक को आगे बढ़ाएं। बेटा इसको इरेज कर दूं? बेटा इरेज कर दूं इसको? Yes, sir. गुड। Yes, sir. अब हम बात करते हैं इसके आगे, एक और टर्म बताते हैं जिसमें कुछ पुरानी क्लासेस की बातें हैं, कुछ अब की बातें हैं, उन सबको हम यहाँ पे नोट करते हैं। है ना बेटा? तो मेरे साथ साथ आप लोग चलोगे नोट करके। हेडिंग लिखें आप लोग सब अच्छे से, और वो है ईएमएफ ऑफ सेल, कॉमा gives free energy change and spontaneity of reaction। ये आज की एक हेडिंग है जिसमें हम इन तीनों चीजों के रिलेशन को, इनके इस पूरे मतलब को आज समझते हैं। इसमें कुछ चीजें +1 से उठाई हुई हैं मैंने, कुछ +2 की हैं, और इन सारी चीजों को मिक्सअप करते हैं। क्योंकि आपने +1 में इतने अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको सारा डिटेल में समझाते हैं। बेटा ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो आपको पता है दो होते हैं, नॉर्मल कंडीशंस हो कुछ भी तो हमको ई सेल बोलते हैं, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हो तो उसको हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ई नॉट ऑफ सेल बोलते हैं। ऐसे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का सिंबल होता है डेल्टा जी, और अगर ये भी स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर किया गया है तो इसको बोलते हैं डेल्टा जी नॉट। और यहाँ पर हम जो स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है, किसी भी रिएक्शन के अपने आप खुद होने की टेंडेंसी है फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में। अगर वो फॉरवर्ड में अपने आप हो रही है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर वो अपने आप बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और अगर रिएक्शन ना फॉरवर्ड में हो रही है ना बैकवर्ड में हो रही है तो हम इस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके बेटा? Yes, sir. और जिस रिएक्शन की हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं बेटा, वो रिएक्शन हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे वो आप सबको मालूम है कि हम एक सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल के अंदर होने वाली रिएक्शन, दैट इज हम यहाँ पर सेल रिएक्शन की बात करेंगे। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर इनके रिलेशन को, इनके मतलब को समझना है। तो कुछ बातें हमने +1 के थर्मोडायनेमिक्स में होती हैं, उन बातों को हम यहाँ पे लेके चलेंगे पहले, उसके बाद फिर हम उसको ऐड करेंगे आपके +2 में जो हम पढ़ रहे हैं ईएमएफ ऑफ सेल उसके साथ। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम बना रहा हूँ, उस कॉलम में पहले हम +1 की बातों को यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. ये सिर्फ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि +1 अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसको भी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आए। देखो बेटा, अगर किसी रिएक्शन के लिए पहले एक याद रखो, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज हमेशा कांस्टेंट होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ये फॉर अ प्रोसेस, बस प्रोसेस चेंज नहीं करनी है, हर प्रोसेस के लिए, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है, पर जिसके लिए होती है वो कांस्टेंट होती है। क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस कांस्टेंट है, प्रोसेस भी सेम आपका फिक्स है, तो उसके लिए वैल्यू भी है फिक्स रहेगी। तो ये क्या होती है? फॉर अ प्रोसेस इज कांस्टेंट। ओके बेटा? लेकिन अगर हम रिएक्शन की कंडीशंस चेंज करते हैं स्टैंडर्ड से चेंज करने का मतलब टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं,
या कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं या प्रेशर चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा करने पर जो फ्री एनर्जी चेंज होता है उसको हम बोलते हैं डेल्टा जी किसी और कंडीशन पर। तो डेल्टा जी क्या है? फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ प्रोसेस, ये किसी प्रोसेस का फ्री एनर्जी चेंज है। और ये होता है बेटा वेरिएबल। ये वेरिएबल क्यों होता है? क्योंकि ये टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और जो आपका प्रेशर है गैसेस वगैरह का, हम वो अगर चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होता जाएगा। और डेल्टा जी नोट में आप वो चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि नोट हम लगाएंगे तभी स्टैंडर्ड कंडीशंस फिक्स करेंगे उन कंडीशंस को। और ये आपको मैंने बताया हुआ है क्या होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस में। टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कंसंट्रेशन 1 m 1 मोल पर लीटर, और प्रेशर अगर किसी गैसीय सब्सटेंस का तो 1 एटमॉस्फेयर। तो वो अगर आपका कांस्टेंट है तो फिर डेल्टा जी भी कांस्टेंट होगा, उसको हम डेल्टा जी नॉट बोलते हैं। बट अगर मैं इनमें कुछ भी चेंज करता हूं तो उसको हम डेल्टा जी बोलेंगे, और जितना ज्यादा चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? बोलो बेटा, क्लियर हो गया यहाँ तक? बेटा आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ऐसे रेस्पॉन्स दिया करो जब मैं आपसे पूछता हूँ तब, क्योंकि मुझे पता लगता रहे कि अब मेरी आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है। तो इस डेल्टा जी जो चेंज हो सकता है, वेरिएबल है, इसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन को पहचान सकते हैं कि वो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड में अपने आप हो रही है या बैकवर्ड में हो रही है, मतलब उसे बाहर से आउटर सराउंडिंग के द्वारा करवाया जा रहा है, अपने आप नहीं हो रही है। और या फिर वो रिएक्शन ना फॉरवर्ड में हो रही है ना बैकवर्ड में, दैट इज इक्विलिब्रियम में है। इस डेल्टा जी की वैल्यू हमें ये बताती है। दैट इज डेल्टा जी जो है, आप इसमें अलग से लिख सकते हो, डेल्टा जी इज अ क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। ये किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी चेक करने का क्राइटेरिया है। कैसे? वो अब आपको यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखना है। वो कैसे है? वो ऐसे है कि इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रोसेस जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। कैसी प्रोसेस है वो? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब फॉरवर्ड में अपने आप हो रही है। प्रोसेस में अगर रिएक्शन है तो फॉरवर्ड में हो रही है, अगर सेल रिएक्शन है तो फॉरवर्ड में हो रहा है, मतलब हमें करंट मिल रही है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. और अगर डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आपको दी हुई है किसी प्रोसेस के लिए, वो वैल्यू कितनी भी हो पर हो पॉजिटिव में, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं कि प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन आप इसके मतलब को समझ लें बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये नहीं होता है कि रिएक्शन नहीं हो रही है। नॉन स्पॉन्टेनियस का सही मायने में मतलब है कि इट इज स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जो आपको रिएक्शन लिखी हुई है जिस तरह से, उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। इज दैट क्लियर बेटा? मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शन हाँ चल रही है। ठीक है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू किसी प्रोसेस या रिएक्शन के लिए 0 है तो उस केस में हम कह सकते हैं देन रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। अब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुकी है, वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना फॉरवर्ड में हो रही है ना बैकवर्ड में हो रही है। इज दैट क्लियर बेटा? डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होता है तो कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, डेल्टा जी इज मोर देन 0। अगर डेल्टा जी नेगेटिव में होता है तो कुछ लोग इसको लिख देते हैं इफ डेल्टा जी इज लेस देन 0, मतलब एक ही है। ओके बेटा? ओके बेटा? Yes, sir. अब अगला कंसेप्ट इसका देखो, +1 का। ये सब +1 की बातें जो आपको बता रहा हूँ स्पॉन्टेनिटी से किस तरह रिलेट था।
फॉर एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए, चाहे वो आपका आप ले लो रिएक्शन ही क्यों ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन ही ले लेता हूं कोई, किसी भी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नॉर्मल कंडीशंस या जो आपकी डिफरेंट कंडीशंस हैं उन पर, और जो स्टैंडर्ड कंडीशन पर उसका डेल्टा जी था, फ्री एनर्जी चेंज दैट इज स्टैंडर्ड, उसमें क्या रिलेशन होता है? जो डेल्टा जी कांस्टेंट है, अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस को चेंज करूं तो चेंज करने पर जो आएगा डेल्टा जी वो कितना होगा, वो इस डेल्टा जी से कितना डिफर हो जाएगा डेल्टा जी नॉट से। तो किसी भी प्रोसेस के लिए वैल्यू होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्या होता है लॉग बेस ई एल एन क्यू। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है केल्विन में, और डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट बता दिया मैंने आपको। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे फ्री एनर्जी जो कांस्टेंट वैल्यू है, अगर आप टेम्परेचर या कंसंट्रेशन या प्रेशर चेंज करोगे तो डेल्टा जी नॉट में इतनी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग प्लस हो जाएगी, और जो आएगा उसको हम बोलेंगे फ्री एनर्जी चेंज एट दैट कंडीशंस, एट न्यू कंडीशंस। इज दैट क्लियर बेटा? यहाँ पर जो Q है वो हम पहले भी यूज कर चुके हैं +1 में, बट कुछ बच्चे यहाँ पे नए हैं तो बता दें, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन क्यूशेंट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? और रिएक्शन क्यूशेंट क्या होता है मैंने आपको बताया था कि ये हम लेते हैं आपका प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस और एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के एक्टिव मासेस अपॉन रिएक्टेंट्स के। याद आ रहा है बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। अगर कंसंट्रेशंस के अलावा हमारे पास गैसियस सबस्टेंस हो, मतलब गैसेज हो, तो उनका पार्शियल प्रेशर, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ओके बेटा? Yes, sir. और सॉल्यूशंस हैं तो उनकी कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन क्यूसेंट। ये हमारे +1 तक हमने जो पढ़ा था वो आपको मैंने लिख दिया है। इतना क्लियर हो गया सबको? बोलो बेटा। Yes, sir. वेरी गुड। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं +2 पर। इसको +1 से हम ऐड करते हैं उसकी डेफिनेशन से, और वो क्या है +2 में वो आप लोग ध्यान से देखना। सही मायने में फ्री एनर्जी चेंज या डेल्टा जी जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क यूजफुल। यूजफुल वर्क का मतलब है वो वर्क जिसको हम एनर्जी में, और जिस एनर्जी को 100% हम वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं वर्क यूजफुल। हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं सेल, केमिकल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये जो सेल है ये क्या करते हैं? या तो एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज करते हैं। तो अब आप इसको इस नजर से देखो कि रिएक्शन में जो फ्री एनर्जी चेंज है वो, उसको हम मानेंगे केमिकल एनर्जी, क्योंकि ये केमिकल्स की रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज आ रहा है वो है, ये केमिकल एनर्जी है। और जो वर्क यूजफुल हम जो लेके चल रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल वर्क है। क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रिकल वर्क, और वर्क भी क्या होती है? एनर्जी की फॉर्म होती है, तो मैं इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहता हूँ। या माइनस साइन ये बता रहा होता है कि अगर फ्री एनर्जी दैट इज केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होती है, लेकिन हम यहाँ माइनस ये बता रहे हैं कि केमिकल चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल, मतलब केमिकल का लॉस होगा तब हमें इलेक्ट्रिकल मिलेगी, और जब इलेक्ट्रिकल का लॉस होगा तब हमें केमिकल मिलेगी। तो प्रोसेस अपोजिट है इसलिए माइनस साइन है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। और जो वर्क यूजफुल है वो हमने देख लिया यहाँ पर कि वो इलेक्ट्रिकल वर्क है। और इलेक्ट्रिकल जो वर्क होता है वो क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिकल वर्क है
और इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, चार्ज को घुमाने में किया गया काम, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल वर्क में हम क्या करेंगे, चार्ज जो घुमा रहा है उसका काम, तो ये क्या होगा, चार्ज जितना हमने रोटेट करवाना है, पास करवाना है सर्किट में, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके बेटा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं, आपने फिजिक्स में ये चीज पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, किसी न किसी क्लास में, और वही पढ़ा होगा आप लोगों ने कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन ऑन कैरिंग चार्ज Q। याद आ रहा है आपको? Yes, sir. तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V, दैट इज चार्ज इंटू पोटेंशियल। ओके बेटा, Yes, sir. हाँ। अब यहाँ पर बस कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात तो है चार्ज की, कि हम चार्ज कितना लें। तो मैं ये मान लूं कि चार्ज यहाँ पर जो है वो, उसमें मान लूं कि n मोल इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड, कितने इलेक्ट्रॉन सर्किट में पास हो गए। तो इसका मतलब चार्ज जो होगा वो क्या होगा, वो चार्ज होगा चार्ज ऑफ n मोल इलेक्ट्रॉन्स होगा बेटा, अगर n मोल इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं तो। और हम लोग जानते हैं n इंटू, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। बेटा हो आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, 1 मोल का मतलब 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, ये तो होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। तो टोटल जो चार्ज होगा वो इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, है ना बेटा। और वो जो वैल्यू आती है वो आती है 96487 कूलम सी, ये कूलम में। लेकिन इसको हम अपने न्यूमेरिकल्स के लिए, इसकी हमने एक वैल्यू ली हुई है, कैलकुलेशन इजी हो इसलिए 96500 कूलम। ओके बेटा, Yes, sir. अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है, यहाँ पे मोल की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, दैट इज ये जो वैल्यू आ रही है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, ये भी कांस्टेंट हुई। इस कांस्टेंट को हमने बोल दिया 1 फेराडे। आपने फिजिक्स में इसको इस तरह से पढ़ा होगा, 1 फेराडे दैट इज 1 F इज इक्वल टू 96500 कूलम इज अ लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, कूलम, फेराडे, ये आपने डेफिनेटली फिजिक्स में पढ़ा होगा, पढ़ाए बेटा। Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पर, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेराडे है, तो n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, n फेराडे। एनी प्रॉब्लम? और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को हमने नाम दिया था सेल पोटेंशियल या E ऑफ सेल। बेटा कहा था, Yes, sir. तो इससे क्लियर हो गया। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हो गई बेटा, इट इज इक्वल टू NFE ऑफ सेल। हो गया ना। NF चार्ज इंटू E नॉट आपका E ऑफ सेल। सो मैं यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला लिख सकता हूँ, डेल्टा G इज इक्वल टू, यहाँ से डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस, ये वाला माइनस जो लगा हुआ है वो, और आगे NFE ऑफ सेल। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? बोलो क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. और अगर यहाँ पे एक कंडीशन स्टैंडर्ड होती बेटा, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में इन सबको हम स्टैंडर्ड नाम दे देते। जैसे मैं यहाँ पर डेल्टा G को डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE को E नॉट ऑफ सेल बोल देता। इज देयर एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम है? No, sir. तो अब यहाँ पर स्पॉन्टेनिटी को जो हमने फ्री एनर्जी से जोड़ा था, यहाँ देखो हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा G से जोड़ा था हमने यहाँ पर। अब उसी चीज को हम EMF ऑफ सेल से जोड़ सकते हैं। कैसे? कि अगर डेल्टा G नेगेटिव होगा
और डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब हो गया ये तभी हो सकता है जब ई ऑफ सेल क्या हो जाए पॉजिटिव। इज दैट क्लियर बेटा? तभी तो पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी डेल्टा जी की। Yes, sir. तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन तब होगी जब डेल्टा जी नेगेटिव कहो या इसी में आप ऐड करोगे और ई ऑफ सेल इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स मोर देन 0, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। जहां मैंने कहा है डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं और ई ऑफ सेल अगर नेगेटिव हुआ सेल पोटेंशियल, तो इसका मतलब सेल से करंट मिल नहीं रही है, हम सेल को करंट दे रहे हैं, मतलब बैकवर्ड में हो रही है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. और अगर ई ऑफ सेल 0 हुआ तो इसका मतलब सेल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना तो हमें सेल से करंट मिल रही है और ना हम सेल को बाहर से करंट आउटर सोर्स से दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए ईएमएफ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। मतलब करंट अगर हमें मिले सेल से, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज हो तो ईएमएफ पॉजिटिव मोर देन 0। और अगर हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, बाहर से करंट दे रहे हैं, तो उस समय वहां जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर वो क्या कही जाएंगी? स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो वहां पर जो सेल है वो किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, क्योंकि वहां पर बाहर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब केमिकल में चेंज हो रही है। और अगर डेल्टा जी 0 है, दैट इज ईएमएफ 0 है, इसका मतलब ना तो सेल से हमें करंट मिल रही है, ना हम सेल को करंट दे रहे हैं, ना केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल बन रही है और ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बन रही है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो इस तरह से स्पॉन्टेनिटी वाला कंसेप्ट आपका समझना बहुत जरूरी था, वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे इस चैप्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका मैक्सिमम पार्ट जो था वो +1 का था, जो मैंने +2 से सेल के साथ ऐड किया है उसको। इतना क्लियर हो गया बेटा? तो आप लोग सेम लिंक पर वापस आ जाओगे, है ना बेटा, सेशन एंड होने के बाद में। ओके बेटा? चलो मिलते हैं अगले सेशन में।